वो अपने परिवार का पालन कर सकती है। और फिर हम सम्मान की बात करते हैं, उसे मजबूर होकर रोडों में तो क्या करना, मजदूरी करनी पड़ेगी। जय बद्री विशाल। आज छिंदवाड़ा देहरादून में आए हुए समीपवर्ती क्षेत्रों के सभी गौरव सेनानियों का मैं गिरीश जोशी, कोषाध्यक्ष, गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बुलाना चाहूंगा उत्तराखंड के प्रवक्ता सुविधान मेजर खुशहाल सिंह परिहार साहब का आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और वो आपका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुविधान मेजर रिटायर खुशहाल सिंह, रिटायर फ्रॉम 9 गढ़वाल 2021। आप सभी गौरव सेनानी छिंदवाड़ा ऋषिकेश के अंदर आता है, ऋषिकेश क्षेत्र के सभी गौरव सेनानी और वीर नारियों का, उनके परिवारों का और जो भी सैन्य सम्मान के लिए इज्जत देते हैं इस देश के सभी नागरिक, उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सब सम्मानित हैं और आपने जो सम्मान हमें दिया तो हमारी गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड आप सभी लोगों का आभारी है कि आपने इस महायुद्ध में, इस धर्म युद्ध में संवैधानिक तरीके से अपनी जायज मांगों की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए हम सब का साथ दिया। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, सैनिक साथियों, छोटे भाइयों, ये क्षेत्र जो भी उत्तराखंड की देवभूमि की विरासत अगर देखी जाए तो आपके पलट को, आपके काम करने के तरीकों को अंग्रेज शासक भांप गए थे। इसलिए उनने उत्तराखंड के दोनों अलग अलग सेक्टर्स के लिए गढ़वाल राइफल और कुमाऊं रेजिमेंट प्रदान की। आपके जज्बे, ईमानदारी, कार्यकुशलता और डेडिकेशन को देखते हुए दिया था और हम उसी उत्तराखंड के हैं। न जाने कितनी फोर्स है हमारी। तो साहिबान, आप लोगों ने देखा होगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक संविधान बना, अधिकार दिए गए, संगठन बने। एक सैन्य संगठन ही ऐसा संगठन था जिसने न कभी अपना संगठन बनाया तो वो ऑफिसर केंद्रित रहा और फिर आप लोगों के अधिकारों की किसी भी मंच पर चर्चा नहीं हुई। बाकी देश के कोई सी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज आप देखिए कितने मजबूत हैं। हम आज तक सोए रहे, दोष हमारा भी है कि नहीं? जब आपने अपना कोई संगठन नहीं बनाया, अपने हकों की कभी मांग ही नहीं की, जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी यही तो सोचती खेल रहा है, थोड़ी देर में सो जाएगा। इतना पता किसी को नहीं रहता है, पता करवाना पड़ता है। आप रेलवे के किसी के अधिकार को कम करके दिखा दें, बोनस कम करके दिखा दें 70 दिन से पहले का काम का, तो ये बात होती है। तो चलते हैं शॉर्ट में। आज ओआरओपी की जानकारी मेरा मुख्य विषय है। इस विषय को लेते हैं तो 1950 के दौर की बात करते हैं। 1947 में देश आजाद हो गया और 45 तक सेकेंड विश्व युद्ध के बाद सेना का पहला पे कमीशन जो बिठाया गया वो एक साथ 47 को उसकी सिफारिशें पास की गई। उसका नाम था पोस्ट वार पे कमीशन, यानी युद्ध के उपरांत, युद्ध के बाद का पे कमीशन। उसमें आप लोगों के बहुत सारे वार रिलेटेड भत्तों को खत्म कर दिया गया क्योंकि वो लड़ाई के बाद का कमीशन था और कुछ विशेष अलाउंसेस और भत्ते मिलाकर आपकी पेमेंट बनाई गई, जिसकी वजह से आप लोगों का पेमेंट का स्तर काफी कम हो गया। जो हमारा पहले पे कमीशन बता देता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, वो तीनों सेनाओं के सेनानी मिलकर बनाते थे। वो सेंट्रल पे कमीशन के अंडर नहीं आता था, डिफेंस पे कमीशन अलग होती थी, इतना समझ लीजिए। और वहां पर एक सिफारिश रखी गई कि परिभाषित कैसे किया जाए, बेस कैसे रखा जाए। तो वहां पर उन्होंने कहा था जो अधिकारी वर्ग है उनकी समरूपता, समानता, इक्वल टू क्लास ए ऑफिसर्स सिविल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए और साथ ही आईपीएस अधिकारियों के तुलनात्मक
वेतन के आधार पर परिभाषित किया जाए। और बाकी आपके लिए लिखा था कि एक सिपाही नॉन स्किल एम्प्लॉयर होता है। उस जमाने के लिए मान लेते हैं नॉन स्किल। समानता का अधिकार, इस देश में रोटी चावल सबने खाना है, नीचे वाले भी बच्चे को पाल सके, उनके बच्चे भी कल को ऑफिसर निकले, उनकी डेवलपमेंट हो सके, तो रेशो धीरे 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 2.5 या उससे नीचे लाना चाहिए था या नहीं। यहाँ पे हवलदार का भी देख लेते हैं। हवलदार मात्र 3600, तो मेजर साहब से देखते हैं तीसरे रैंक से 11,600 मेजर साहब की तनख्वाह। ये स्टैटिक पे बैठा पांचवा, फिर चौथा क्या था रनिंग, अब ये स्टैटिक दिया उन्होंने। और 1200 उनकी रैंक पे 12,800 होती, 3600 से भाग दे दो 3.55। सबसे ज्यादा कौन मारा? हवलदार जी। मैंने कहा ना हमारा ऐसे ग्रुप का सिपाही हो रहा है, शुरू है, वहीं पर आपने हवलदार जी रख दिया। ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। आपने बोला 824, इसलिए आपने ये देखा कि लगभग हम केस कितने में बनते थे 24 में, इसलिए तीसरा रैंक के बाद इसकी जो नैब सुधारिका मिलेगा वो तकरीबन इसी रेंज में 2 आप ये परिभाषित करते, इसीलिए 524 हुआ है। ये मेरा मानना है, मैं साबित करके दिखा दूंगा, किताब में चाहे ना लिखा हो। क्लियर? अब 16 साल में दूसरी एसीपी लेगा हो, पेमेंट 1 ही है, वो ना ही पेमेंट चेंज हुआ, नौकरी बची 1 साल, 31,000 उसकी पहली बेसिक हो चुकी, तो दे जा रहे हो, कहां से पेंशन मिलेगी उसकी 17 साल में? ये बहुत बड़ी धांधली है, बहुत बड़ा विसंगति है कि उसको अपनी अंडर सर्विस एसीपी नहीं मिल सकती। उसे 2 रैंक फाइट करने पड़ेंगे, नायक बनना पड़ेगा, हवलदार बनना पड़ेगा, तब वो 24 तक जाएगा। तब भी वह 44,000 के ग्रेड पर के बेसिक पर पहले पहुंच जा रहा है, और 35,400 का लॉलीपॉप आप बोल रहे कि आपको एसीपी नैपसुलर बनाया जाता है, नो बेनिफिट सर। अब आपकी बात कर लेते हैं। 3 में आप कैप्टन साहब बनेंगे, 6 में आप मेजर बनेंगे, 13 में आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, मिनिमम सर्विस आपकी 20 साल, 7 इंक्रीजमेंट आप ये भी लोगे, नौकरी करोगे 25 तो आप टीएस कर्नल भी बनोगे, 57 साल टोटल आप नौकरी करोगे। कीजिए, अच्छा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि समांतर में हमें क्या मिला। क्लियर हो गया? ओके, 57 साल में आप 13 साल और 4 साल एनडीए प्लस आईबी लगाओ, होता है कितना? 17 हो गए साहब। अब 17 में आप अपनी भर्ती की उम्र लगभग 18 साल, 17-18 कितना हो गया? 35। 57 में 35 लगाना कितना आता है? 20 से ऊपर 22। यानी कि जब भी आप रिटायर होंगे तो आप अपने मिनिमम इंक्रीजमेंट पूरे ले चुके होंगे मिनिमम सर्विस के। माननीय भारत सरकार और ब्यूरोक्रेट्स और सेना पदाधिकारी जिनने ये पे कमीशन में हमारी पैरवी की, मेरे क्वेश्चन का उत्तर दें, मेरा कौन सा रैंक अपने मिनिमम इंक्रीजमेंट लेके जाता है? मुझे वो सुधार नगर बताइए, से लेकर वो जवान बताइए जो 15 इंक्रीजमेंट पार करता है। दिखाने के लिए डिफेंस के आपने इंडेक्स बना रखे 24। कितने? सिपाही का बोल के 17 साल में ले तो लिया इंक्रीजमेंट, 8 में नायक नहीं बनाओ, 8 ही तो लिए रैंक की इंक्रीजमेंट, फिर स्टेशन पे हवलदार कर गया हो, इंक्रीजमेंट कितना मिला आखिर में? 1। इसलिए बेवकूफ मत बनाए कि सिपाही 17 इंक्रीजमेंट लेता है, झूठ बोल रहे आप। मेरी तरफ से वो 1 लेता है। या एसीपी नहीं होती, किसी के लिए नहीं होती। रनिंग पेमेंट को आदमी अचीव कर सके, रुके ना, पदोन्नति ना हो तो उस पे तक पहुंचता रहे, इस सिफारिश के 5 का आपने कैलकुलेशन करके समराइज करके एक अच्छा पे देने की कोशिश की और दी। सिविल एम्प्लॉयर उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। आपकी छोटी नौकरी और उसके ऊपर से एसीपी देने का टूल किट उसको बैलेंस नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? और ये असंवैधानिक है। आप कह रहे हो कि अपनी सर्विस के दौरान 3 एसीपी मिल जाएगी, तो सिपाही और नायक की सर्विस दोनों को मिला के क्या एसीपी मिल रही है? नहीं। तो फिर मैं इस एसीपी को रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि ये सीसीएस की परिभाषाओं पर डिफेंस फोर्सेस के लिए सही नहीं बैठ। आपने इस एसीपी का समय 4, 8, 12 क्यों नहीं किया? 5 लेके जाता हूं, क्या जरूरी है सब चीजों में? 5 मिनट मिलते ना उसको चीजों में,
और ग्रेजुएट लेवल 4800 से उसका ग्रेड होता 47,600 आज की डेट में उसका बेसिक है, वो उसको पार कर रहा होता तो क्या उसकी पेंशन में विसंगति आती? नहीं आती, बच्चे भी पढ़ जाते। आगे जाते हैं। तीसरा विसंगति एम्बुलेंस के आकर्षण को बरकरार रखने के लिए ताकि रुझान सेना में बना रहे, क्लास 1 ऑफिसर्स से अलग सा इज्जत मिले और डिफेंस सर्विसेज इसको इंजॉय के साथ मनाए और रिस्क के खतरों को अपने जीवन और परिवार का खतरा से भी ऊपर उठकर खुशी से हर टास्क को पूरा करें। इसके लिए आपको एक हार्डशिप अलाउंस दी जाता है जिसको कहेंगे हम मिलिट्री सर्विस पे। दिस इज सिमिलर फॉर एवरी सोल्जर। बोला रिस्क फैक्टर सिमिलर माने एक जैसा है सभी के लिए, इसलिए जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सिपाही से ब्रिगेडियर साहब तक हैं सबको मिलिट्री सर्विस पे प्रदान की जाती है। यहां पर क्या गेम खेली, इसका रेट निकाला गया 6000, 6 सीपीसी में है 6000। ओके, जो ये 6000 है इसको बांटने का तरीका आपको बहुत अच्छा आता है। इसमें तो आपको मैं मतलब शब्द ही नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि यूएन आपको प्रति सोल्जर विदेश जाने के लिए 2200 देता है, उसको आप 2200 और 1000 के 3 वर्ग बना डालते हैं, बराबर नहीं मिलता और एक साल में रहते हैं। और हमारे पास 6 महीने में क्या कर देते हैं वापिस, और 2 बैच आप वही है। बहुत अच्छा ऐसा बांटने का तरीका आपका, ताली हो जाए एक बार। बहुत अच्छा, आगे बढ़ता हूं इसी पे। अब इसको बांटने के लिए आप गणित लगाते हैं। हमारी लोग रेंट पे थी और मैक्सिमम 2400 ब्रिगेडियर की थी, उसको 2.66 पे जहां पर आपका सिपाही जा रहा है उसको बोला हम अगर भाग करें तो वो आता है लगभग 1200। और यदि आप लेफ्टिनेंट के 82,550 को बोला सिपाही के फैक्टर से डिवाइड करते हैं, जैसे फैक्टर क्या है आप 2.66 तो बोला जाता है लगभग 2000 से 2300, इसलिए बोला इनको 1000 रुपए मिलिट्री सर्विस के लिए दूं, ऐसा लिखा है एप्लीकेशन में। जबकि एप्लीकेशन कह रहा है कि अलग सा ये हार्डशिप अलाउंस है, ये रिस्क अलाउंस है, जो रिस्क फैक्टर सिमिलर है सभी के लिए, इसलिए आपके एंजॉयमेंट और आकर्षण को बनाए रखने के लिए मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, जो कि आपके मूल वेतन के इंक्रीजमेंट में शामिल ही नहीं है। जो चीज आपके मूल वेतन के इंक्रीजमेंट में शामिल ही नहीं है वो आपके रेंट पे का ऑर्डरिंग हो गई, और मेहरबानी कर रहे हो कि अपने हिस्से के रेंट पे देनी होती तो तीसरे पे कमीशन से रिकमेंड हो गई थी, चौथा गया, पांचवा दिया, तब नहीं रेंट पे दे रहे होते आप हमको। क्या दी है 200 का से 400 का, और हमारे पे मेहरबानी के 2000 रुपए आपने दे दिए 6 में, तो फिर क्या रैंक पे उस टाइम सबकी समान थी? 400 थी ना लेफ्टिनेंट साहब की और 2400 थी किसके? ब्रिगेडियर साहब की। तो उसी रेशो में क्या मिलिट्री सर्विस पे आप बांट रहे हो? आपका सवाल कैसे होगा? यदि ये हार्डशिप है तो एवरी हार्डशिप आज की डेट पर भी 71% है। कितना? तो फिर हम 1/3 कैसे हैं? और यदि ये आपकी ग्रेड बेसिस और ड्यूटी ऑफ चार्टर है कि जिसको भारी ड्यूटी पड़ती है उसको ज्यादा मिला है, तो फिर क्या लेफ्टिनेंट साहब और ब्रिगेडियर साहब एक ही ड्यूटी ऑफ चार्टर में आते हैं? नहीं। क्या सिपाही और सूबेदार एक ही ड्यूटी चार्टर में है? नहीं। तो फिर आपने इस विसंगति को कैसे मान दिया? आप क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि ये समान होनी चाहिए? और कोर्ट में ये केस है, अगली हियरिंग, और कोर्ट में रिव्यू के लिए आदेश दे दिए हैं, और 4 मई को मैं फिर जाऊंगा या मेरा कोई साथी जाएगा। मैं कोर्ट में खुद हाजिर था, आपने फोटो देखी होंगी। निदेश गुप्ता जी हमारे केस लड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ वकील, 6 लाख हम उनको पेमेंट भी दे चुके हैं। लड़ाई लड़ने को 3 चीजें ज्यादा है। आपका मन मजबूत होना चाहिए, घर से बाहर निकलो। दूसरा, आपको अपने सब्सक्रिप्शन से, मेरे भी बच्चे हैं इसी पेंशन से पढ़ रहे, ज्यादा होती तो फिर मैं मंच पर होता ही क्यों यार, आप मुझे क्यों सुनते? उसी में से हम निकाल कर अपना सब्सक्रिप्शन करते हैं। कोर्ट केस से लेकर तमाम धरना प्रदर्शन की जरूरत होती है। दूसरी चीज धन की जरूरत होती है। तीसरी बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए संख्या बल। क्या है? संख्या बल। तो मेरे लिए आप बिना पैसे और बिना संख्या बल के तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, ये आप यकीन मानिए।
डिसेबल हो, तो वो भी बेसिक का परसेंट होता है या कहीं और से आता है? बोलो, बेसिक का आता है। जब बेसिक ही सही नहीं है तो ये डिफरेंस आएगा या नहीं, जिसका बड़ा चार्ट हम कभी कभी लगाते हैं। दूसरा, यदि उसकी बेसिक कम ही है तो आप उसका परसेंटेज वैसा ही क्यों काट रहे हो? उसको थोड़ा बड़ा फैक्टर नहीं दे सकते हो? महंगाई की मार कितनी है? 9,000 न्यूनतम फैमिली पेंशन क्यों हो जाएगी? 18 क्यों नहीं है जो भारत सरकार का न्यूनतम वेतन है? या एक निश्चित रैंक तक उतना ही क्यों नहीं रहने दे रहे? जब सबसे साया उड़ गया तो वो पलेगा कैसे? सही है या नहीं? एक बंदा 5 साल में डिसेबल हो गया तो उसके आप 70 साल की उम्र का 100% देंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसको इसी से महंगाई के अंदर जीना पड़ रहा है, जिसका डीए भी 40% बढ़ा है, उसका भी किसी के 20,000 पे है तो उसका 800 रुपए बढ़ेंगे, जिसकी 1 लाख है तो उसके 4,000 बढ़ेंगे। डिफरेंस बहुत आता साहब, 8 40 होता है। और 5 गुना महंगा प्याज आप किसी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट से तो मंगाते नहीं होंगे, यही के खाते हैं आपके, होंगे यही बाजारों का खाते हैं साहब, बहुत महंगाई है। मेरे तरफ से तो एक निश्चित पेमेंट के बाद डीए के भी 2 स्तर होने चाहिए ताकि सभी पढ़ सके। समानता का जिसे आप अधिकार कहते हैं ना, और गरीब और अमीर के बीच का अंतर कम, जिससे देश डेवलप हो जाए। जिस देश में कुछ बहुत अमीर है और है, बाकी लोग गरीब है तो डेवलप नहीं है, नहीं तो बहुत सारे अमीरों का जो परसेंटेज निकल रहा है वो यही मिलेंगे इंडिया को, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सब जवाब आगे चलते हैं। 7th CPC ने कुछ नहीं किया। 7th CPC ने बोला बढ़िया रनिंग बैंड तो ये है ही, इसको 2.50 का बेसिक फैक्टर देखते हैं, जिससे प्रत्येक की उन्होंने डीए निकाला, सब निकाला, सब अधिकारियों को देखा, हर एक गणित निकाली, वो निकाला था 2.57, जिससे कम से कम 14.29% तनख्वाह बढ़ रही थी और 40% से भी ऊपर तनख्वाह बढ़ी थी 6 में। लेकिन फिर भी हमारे को विसंगत पेमेंटों में रखने की वजह से हम लोग उभर नहीं पाए, नहीं तो बहुत अच्छा पेमेंट था। क्लियर हो गया साहब? और एसीपी भी नहीं रखी, ना ही मेरी सर्विस पे अच्छी रखी जो रख सकते थे, और इससे बढ़िया अच्छे मौके आपके पास कोई नहीं थे जिसे हमने गंवा दिया। हमारे सोने की आदत की वजह से हमारा नेतृत्व या तो बिल्कुल नहीं था, या नेतृत्व वो लोग करते थे जो आपको 1950 से करते आए हैं। आप अब आज जाग रहे हैं, आज 2023 हो गया है, 7 पेमेंटों में आप नहीं जागे, 2 बार की ओआरपी में भी नहीं जागे, सेकंड ओआरपी में आपको लोग अब तो गड़बड़ हो गई, आया ना? इसलिए अब गड़बड़ मत होने देना। कदम उठा दिया है तो पता है कि जब आखिरी गोली आखिरी दुश्मन तक आप नहीं लड़े, बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, और जो ये मिल गिरा ना ये भी नीचे आएगा, याद रखना। सेवंत में भी बोला स्ट्रक्चर बनावट सब सही है, ऑप्शंस की कुछ समस्या के अलावा बोला पेमेंट भी ठीक है। क्लियर हो गया? आया ना? बोला एक कमी है साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को भी कहां ले आओ, पेमेंट 4 में और उसके लेवल 12 कर दो, 12 के 30 कर दे दो, 12 12 A 12 B, और कर्नल साहब और ब्रिगेडियर साहब को 13 पेमेंट दे दो, 13 और 13 A। बाकी हैक ग्रुप में हाई, पहले आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप थे, अब आप क्या हो गया हाई एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप, और सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में कौन आ गए? हेलो, हाँ 7th में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी ऊपर निकल गए। अच्छा किया, जाना चाहिए। अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं, अपग्रेड करना बुरी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूं जो हम अपग्रेड से नीचे फेंके गए थे उनके बारे में आपने क्या सोचा? 6th और 7th में आपने एक ही चीज सोची, उल्लू बनाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए आपने जेड ग्रुप हटा दिया। क्या कर दिया? एक्स और वाई। तो क्या वाई को आपने अपग्रेड किया? जेड ठीक है उसकी जगह है, वाई तो अपनी जगह है ना वर्षों से। क्योंकि उसकी स्टेट क्या है? सर्वाधिक, और वो एक्स ग्रुप, और उसको समराइज करने में कहीं वेतन विसंगति ना आए, ये ऊपर ना चला जाए, इसलिए आपने यहां पर बात समझ लिया। जो आप लाइफ में गड़बड़ थी नाया, इन्फेंट्री के हवलदार के बराबर एजुकेशन का सिपाही या एक्स ग्रुप का कैसे हो सकता है? इसलिए आपने ग्रेड उसका क्या रखा? 2000 रखा, बेसिक भी उसकी 21,700 ही रखी, लेकिन आपने उसे
6 में अलग सा एक्स ग्रुप फैक्टर के अलग से पे दे दी 1400 कितने, और यहां पर आके दे दी आपने उसको 3600 कितने 3600 कि तो इसको मिलाकर वो पे बैंड 2 को पार ना कर पाए, उसी पे बैंड में रहे ताकि आप ऑब्जेक्शन ना कर सके, ये मतलब था उसका 3600 का। और आज वो 6600 इसलिए है कि यदि वो 28,200 पर 29,200 पर एजुकेशन का मास्टर जीबी है, उसमें 6600 जोड़ोगे तो करेक्ट 35,400 आता है कितना, इसीलिए 66 किया 66 की नहीं किया कि वो पे बैंड को जिसको कहते हैं कि असमानता, उस पे बैंड को पार ना करे, वो फाइल की गलती सुधारने की कोशिश की आपने, अलग कर दिया। लेकिन वाई ग्रुप जो फाइटिंग फोर्स का मेन जवान है, जिसको आप एस्लॉन भी बोलते हैं फौज की भाषा में, बाकी को बोलते हैं बंदोबस्ती दस्ते, तो वो वहां भी मारा गया, जबकि जरूरत आपको एंड पेपर उसी की पड़ती है। लेकिन आपने इकोनॉमी देखी और उसकी नथली देखी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सेटलमेंट एंड रिटायर के वहां पर ऑफिसर्स के लिए 100% शेड्यूल है कि उनको आने के 2 साल के अंदर अंदर फिर से जॉब मिल जाएगी। कोई इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर में जाएगा, कोई कैप्टन की पे पर जाएगा, कोई सिक्योरिटी एजेंसी, पेट्रोल पंप, किसी का चीफ डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑफिसर कुछ न कुछ बन जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बनेगा। क्या आपके लिए ऐसी व्यवस्था है? जबकि आप इंतजार करती कौन हो रहा, व्यवस्था किसके लिए होना चाहिए थी? शिक्षा पे कमीशन ने एक लॉलीपॉप बहुत दिया जो आज तक पूरा नहीं किया, बता देता हूं। बोला नौकरी आपकी छोटी है और इंक्रीमेंट आपके लग नहीं पाए, आप ग्रेड भी आपका चेंज नहीं हुआ, पे बैंड भी चेंज नहीं हुआ, बाकी की सर्विस आप पैरामेडिक फौजल में भेज दिए जाएंगे। कितने लोग गए? आया ना? शिक्षा पे कमीशन इसी बात को थोड़ा सा गोलमोल करता है कि आपको उनसे एक पेमेंट ऊपर रख दिया। मुझे बताइए, जिस इंस्पेक्टर से आप जेसो की तुलना कर रहे हैं या जिस पुलिस के सिपाही से आप हमारे जवान की तुलना कर रहे हैं, उसकी नौकरी 57 से 60 है या नहीं? तो उसके तो इंक्रीमेंट लगेंगे, वो जाएगा भी अच्छी पेंशन। और जिस इंस्पेक्टर से आप जेसो की तुलना कर रहे हो, एक तो नॉन एलिजिबल है, दूसरा आगे जाकर के डीएसपी एसपी रैंक तक भी तो जा रहा है, जहां पर से आईपीएस अधिकारी शुरू ना हो जाए वहां तक उसका प्रोमोशन रुकता नहीं है। आप सुधार मेजर पे बनते हैं या नहीं? वो भी सिर्फ 4 साल नौकरी करेंगे और जरूरी नहीं है कि आपको ऑर्डरी मिलेगी, ये ग्रांटेड है। तो बयान दे रखा मतलब कि ग्रांटेड है, फिर तो सारे लोग आएंगे ना, ऐसा भी नहीं है। तो फिर आप तुलना किस आधार पर कर रहे हैं? क्लियर हो गया ना? डीआर की बात बता दी, सिक्योरिटी एजेंसी में हमारा सिपाही 17 साल वहां से रोता। आपने मुझे सुना, बहुत लंबे समय तक सुना, इतना मैंने कहीं भाषण नहीं दिया जबकि बहुत सारी जनता थी, तो शुक्रिया। मैं इसलिए भी कहा कि जन जन तक सही बात पहुंचे, और यदि हमारा उद्देश्य सही है तो जरूर साथ देना। हमारे तर्कस में यदि युद्ध विजेता तीर है तो शंख हमारे दल से बजाना चाहिए कि विजय हो। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मैं भगवान बलवीर लाल की कृपा से आप सब लोगों ने टाइम दिया, मैं माइक को अपने कोषाध्यक्ष जी को दे रहा हूं और आगे की कार्रवाई वो संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद परिहार साहब। आप लोगों ने परिहार साहब की बात सुनी होगी और शायद ही आप लोगों ने आज तक इस प्रकार का कुछ सुना होगा, हमें लगता नहीं, क्योंकि हमने भी पहली बार ही सुना था। जो भी यहाँ पे साहब लोग आएंगे तो अपनी बात को 5 से 7 मिनट में नॉर्मली करें। सुधार मेजर मनोहर सिंह चौहान साहब रिटायर्ड, ये साहब की उत्तराखंड राज्य परिषद के सैनिक परिषद के सदस्य भी हैं साहब इस टाइम पे, तो साहब का बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की जय, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता। जिंदाबाद। सभी पूर्व सैनिकों को घर से बाहर निकलना है और अपने आसपास सोए हुए गौरव सैनिकों को भी जगाकर बाहर लाना है, वरना प्रस्ताव की आग में जलना पड़ेगा। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन।
विधायक एवं राज्य सैनिक परिषद का सदस्य रिटायर्ड सरदार मेजर मनोहर सिंह गौरव गौरव सेनानी सेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। साथियों, जैसे कि सेवानिवृत्त होने के बाद हमें एक गौरव सम्मान मिला है और इसी से हम गौरव सेनानी कहलाते हैं। लेकिन आज इसी गौरव और सम्मान के लिए हम रोडों में धरना कर रहे हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, खुद हम ही हैं, उसका दोषी कोई और नहीं है। क्योंकि ये आज अभी जो हमारे उतना शासन सामने पूरी है उठाने कहां पे कर दी थी 200 लेता था, वो आज केवल 18,000 तक पहुंचा, जो 100% लोग वो होता है। ठीक है, और वहीं पे ऑफिसर उस समय लेता था वो 11,760 रुपए, और आज कितना लेता है? बहुत सुन के भी आपको होगा कि ये कितना फर्क, 2,41,140 रुपए। और इसका यही कारण है आज संसद में इसकी आवाज उठ रही है कि हर आम पर डिसमेंटी जाना चाहता है। अब इसीलिए जाना चाहता है कि उसको सोना नहीं क्या मिल रहा है, हीरा मिल रहा है। कितना फर्क महंगाई से लिए भी है, महंगाई हमारे लिए भी। क्या हमारे जवान की जो टांग थी वो क्या मिट्टी की थी, और औरत की क्या सोने की नहीं, तो हीरे की हो गई। तो हमें यहाँ पे दुख है कि क्यों भाई, क्यों इतना वही पे विधवा पुरुष, हमारे वीर नारी, एक विधवा जिसने अपने देश के लिए अपना सुहाग को बलिदान कर दिया, उसको 2006 में उसको मिलता था 3500 रुपए, और औसत को मिलता था 5,808 रुपए, मात्र 10,000 का फर्क। और आज हमारी जो वीर नारी है उसको 9,000 से 12,000 करने के, और औसत को 60,000 से 72,000। आप ये बताओ, 9,000 से या 12,000 के बीच एक वीर नारी वो अपने परिवार का पालन कर सकती है? और फिर हम सम्मान की बात करते हैं, उसे मजबूर होकर रोडों में से क्या करना, मजदूरी करनी पड़ेगी। और तब आप ही लोग बोलेंगे ये कौन है, फलाने की वीर नारी है, उधर वीर नारी बोलेंगे लेकिन मजदूरी कर दी, मुझे मजबूरी है, उसके पीछे पाने हैं। हमारी लड़ाई इस चीज की है, इस सम्मान के लिए, इस गौरव के लिए। इसने अपनी बलिदान दिया था, इसने नहीं दिया कि गांव के बच्चे रोडों पे जाए मजदूरी करें। ज्यादा नहीं कहूंगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साहब। अभी धीरे धीरे सभी लोग थोड़ा उठने लगे हैं, प्लीज थोड़ा सा, अभी टाइम इतना ज्यादा नहीं हुआ